दहशत गर्दी की ताज़ा लहर और मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक हफ्ते में बड़ों की दूसरी बड़ी बैठक वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सर्विसेज चीफ, खुफिया इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। DGIB, DGFIA ने खुसूसी दावत पर इजलास में शिरकत की। हसास इदारों के हुकाम, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। हमारे साथ ओन शिराजी बराह रास्त मौजूद है। ओन शिराजी, बताइएगा बैठक के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अस्सलाम, बिल्कुल देखिए, ये बड़ी अहम तरीन बैठक थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का। ये पहला इस साल का इजलास था जो गुज़िश्ता इजलास हुआ, जिसकी ये कंटिन्यूटी थी। वो जुम्मे के रोज़ हुआ और आज के इजलास में जो अस्करी और सिविल दोनों तरह की क़यादत मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी सरबराही की और ये तकरीबन 3.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक इजलास जारी रहा। इसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात व नशियात और तीनों सर्विसेज चीफ और उनके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGIB और DGFIA शरीक थे। इस इजलास में जो चीज़ें डिस्कस हुई वो बेसिकली तौर पे दो चीज़ें थी। एक तो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से तमाम मामला डिस्कस हुए और दूसरा माशी मामला के हवाले से इस इजलास में गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो खास करके अफगानिस्तान का मामला और मुल्क में हालिया जो दहशत गर्दी की लहर है उस हवाले से जो है तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सबसे हाईएस्ट फोरम होने की वजह से इस इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया जाएगा, लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से आईनी हाथों से निपटने का फैसला किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को जो भी इसमें हेल्प चाहिए होगी वो वफाकी हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड करेगी। फिर अफगानिस्तान का मामला आया। अफगानिस्तान के मामले पे भी इजलास को जो है वो ब्रीफ किया गया और उस हवाले से भी अहम फैसले लिए गए हैं। साथ में जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त दहशत गर्दी की लहर है उसके साथ किस अंदाज में निपटना है और उसको किस अंदाज में रोकना है, ये वो तमाम मामलात हैं जिन पे आज का इजलास था। बाकायदा तौर पे इलामिया तो बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक नेशनल एक्शन प्लान जो था उस पर अमल करने का कहा गया है और एक नए सिरे से एक नए अंदाज में अब ये दहशत गर्दों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि वो अनासर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इस इजलास में फैसला किया गया है। और शिराजी, ये बताइएगा, आपने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर बात हुई, सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के हवाले से क्या बात हुई, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोऑर्डिनेशन पर? जी अस्सलाम, बिल्कुल इस इजलास के अगर मजमूई तौर पे एजेंडे की बात करें तो इस एजेंडे में ये दो चीज़ें ही सर फहरिस्त थी और साथ में अफगानिस्तान का मामला और जिस जानब आप इशारा करें वो तमाम चीज़ें जो हैं उन पे आज फैसला कर लिया गया है। चूँकि ये इतनी आप ये कहें कि इतनी ज़्यादा एजेंडे पे चीज़ें थी और इस तरह के फैसले किए जाने थे कि एक इजलास में 4 घंटे का जो इजलास जुम्मे के रोज़ हुआ उस एक इजलास में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुई, यानी उसको उसमें फिर उस पर डिस्कशन करना और उसके हवाले से फैसले करना जो है वो मतलब उस इजलास में नहीं हो सके। इसलिए फिर आज के दिन ये इजलास रखा गया और इसमें खसूसी तौर पे DGFIA को जो तलब किया गया इस इजलास में हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा वार है सोशल मीडिया पे और खास करके इकॉनमी के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, और इससे पहले आपने देखा भी कि पाकिस्तान दुश्मन। ठीक है ओन शिराजी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सर्च TV मोहसिन रजा खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन साहब, अहम बैठक, दूसरी बड़ी अहम बैठक है, मौशी चैलेंजेस भी इसमें डिस्कस किए गए, दहशत गर्दी की ताज़ा लहर डिस्कस की गई। सर, ये जो कोऑर्डिनेशन है सूबों के दरमियान बड़ा अहम मामला है, नेक्टा के रोल का मसला है, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोऑर्डिनेशन, विफाक वाला मामला है, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था ये बड़ा अहम था और इसमें तमाम अहम इश्यूज पे बात की गई है, जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है बल्कि माशी और सियासी इस्तेहकाम का भी मसला है। इस बारे में यकीनन जो हिकमत अमली तैयार की गई होगी वो जल्द सामने आ जाएगी और नेशनल एक्शन प्लान पे जो 2014 में बना था उस पर सही मायने में अमल दरामद किया जाएगा। इस
इस सिलसिले में हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो मुनासिब इकदाम करेगी और इस दहशतगर्दी के मसले से काबू पाने के लिए और ये इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान को जो कमजोर करने की कोशिश है उसके सिलसिले में जो बॉर्डर पार जो साजिशें हो रही हैं उनकी भी रोकथाम के लिए खसूसी इकदाम करेगी। मोहसिन साहब, आर्मी की बात करें तो आर्म फोर्सेस तो यकीनी तौर पर पेश हैं, पुलिसिंग सिस्टम और पुलिस कैपेसिटी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वक्त की जरूरत के साथ हमारी पुलिस को और हमारे बाकी जो लॉ इन्फोर्सिंग के इदारे हैं उन्हें उस तरीके से तैयार नहीं किया गया, बल्कि हम जो था तवील अरसे तक एक वार ऑन टेरर में घुसे रहे और उसकी वजह से हमारी फोर्सेस भी मुतासर हुई और उनकी ट्रेनिंग और उनके इस्तेदाद कार को भी शदीद जख्म पहुंची। तो अब जरूरत है कि नए तकाज़ों के मुताबिक और नई सूरत हाल के मुताबिक अपने इदारों को तैयार किया जाए और इन्हें स्मार्ट और बेहतर बनाया जाए। मोहसिन साहब, बैरूनी चैलेंजेस में अगर देखें तो आप समझते हैं कि जो हालिया सिटिंग अफगान गवर्नमेंट है उनके साथ अब बात करने की ज़रूरत है? टीटीपी के हवाले से बॉर्डर पार से जो अनासर दहशत गर्दी कर रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग के बाद में लोग इधर आ रहे हैं, बाढ़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इन सारी चीज़ों पर अब बात करने की ज़रूरत है सख्ती से? देखिए, इससे तो बात करने को कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तो एक्शन करने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है उसको भरपूर नुकसान पहुंचाए और उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो इसी तरफ नजर उठा कर न देखें। जहाँ तक अफगान हुकूमत से बात करने की ताल्लुक है तो तालिबान को पाकिस्तान की जो तवील कुर्बानियाँ हैं अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए और उन्होंने जो जंग लड़ी रूस और अमेरिका के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान ने जो था अपना दामे दरमे सुफे जो जितनी मेहनत की है, अगर वो उसी का ख्याल कर लें तो उन्हें शर्म के मारे पाकिस्तान के बारे में कोई भी मनफी बात नहीं सोचनी चाहिए या मनफी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ ऐसे अनासर हैं अफगान तालिबान के दरमियान भी जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब करके अपनी जो है कमाई का जरिया बैरूनी क़ुव्वतों से बनाना चाहते हैं। मोहसिन साहब, खैबर पख्तूनख्वा बड़ा अहम सूबा है इस मामले में, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सियासी लेवल पे बातचीत हो या ना हो, लेकिन सियासी को छोड़कर अगर सिक्योरिटी का मामला है तो उस पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की ज़रूरत है विफाक को भी और खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत को भी? देखें, ये बातें तो तयशुदा हैं कि कोऑर्डिनेशन मरकज़ और सूबों को होना चाहिए, लेकिन जैसी नाहल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है कि उनके CID के कंपाउंड पे दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था और उनके जो थे सिपाही और जवान जो थे उन्हें यरगमाल बना लिया था। लेकिन ऐसे नाहल लोग थे कि वो लाहौर में इमरान खान के दरवाजे पे सर टेक कर बैठे हुए थे और उन्हें इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो बनू आकर इस सूरत हाल का जायजा ले सके। तो उनसे ज्यादा उम्मीद रखना जो है कोई ज्यादा उम्मीद रखी नहीं जा सकती इससे। सर, बलूचिस्तान हुकूमत को कैसे देख रहे हैं विफाक के साथ, फिर पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं। देखिए, बलूचिस्तान में तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ तो सरदार याद मोहम्मद रिन ने कह दिया था कि ये हुकूमत बेची गई है और 3 अरब रुपए वसूल करके वो हुकूमत बनाई गई थी और के साथ साबित भी हो रहा है कि वहाँ पे हुकूमत को फरोख्त किया गया। और जिस तरह कश्मीर हम कहते हैं कि कश्मीर बिका था 75 लाख नानक शाही पे, इसी तरह बलूचिस्तान में हुकूमत बेची गई और अब वहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म है और इसकी किसी को परवाह नहीं। और जो पाकिस्तान के मामला देखने वाले इदारे हैं
और वो भी इसमें शामिल थे, और जो साहब ये सब कार्रवाइयाँ की जिन्होंने, वो अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बलूचिस्तान को हमने खुद तबाही के किनारे पे पहुँचाया है। ठीक है सर, ऑन शिराजी में हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनके पास मौजूद है। ऑन शिराजी, ये जो कोऑर्डिनेशन वाला मामला है जिस पर भी आपसे सवाल भी किया था, मोहसिन साहब ने बड़ा तफसीली इस पर बात की है। ये बताइएगा, पंजाब के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ख़ास तौर पे इन दो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए क्या बातचीत हुई, और फिर ये जो स्मगलिंग वाला मामला है, बॉर्डर की दरअंदाजी है, अफगानिस्तान के साथ बात करने वाला मामला है, इस पर क्या बात हुई? अरसलान, बिल्कुल देखिए, ये कि इशू ज़रूर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपी में हुकूमत है वो वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर या दीगर मामला है तो ये वफाक का मामला है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी जानब पंजाब की जानब से भी सर्द मैरी ही मरकज़ के साथ अपनाए हुए देखा जा रहा है। लेकिन आज जो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, इनमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है और एक मरबूत हिकमत अमली तैयार की गई है, और उसका जो ढांचा है नेशनल एक्शन प्लान का, उसी पे ही मजीद अमारत खड़ी की जा रही है। तो नेशनल एक्शन प्लान में तमाम चीज़ें वाज़े हैं, उसमें इदारे हैं, इंटेलिजेंस है, किस अंदाज में आगे चला जाएगा। तो यकीनी तौर पर इस हवाले से सूबाई हुकूमतें खास करके 18वीं तरमीम के बाद उनके पास इख्तियारात और उनके पास जो माली वसाइल है वो बहुत ज़्यादा चले गए हैं। तो सूबाई हुकूमतों के इस हवाले से तावन करना पड़ेगा। इस इजलास में भी इस मामले पर गौर किया गया है, और जब इलामिया बाकायदा तौर पर जारी होगा तो इस जानब भी इशारा किया जाएगा और यकीनी तौर पे ये बताया जाएगा कि उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। ताहम ये ज़रूर है कि इंटेलिजेंस का एक जो मरबूत निज़ाम है उसको दोबारा एक्टिव किया जा रहा है, और ये मरबूत निज़ाम नेशनल एक्शन प्लान के तहत ही बनाया गया था। बहुत शुक्रिया। ऑन शिराजी तफसीलात से आगाह कर रहे थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सर्च टीवी मोहसिन रज़ा खान साहब, अपनी तफसीली तजिए से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इत्तेहादी जमात MQM की नाराजगी दूर करने का मिशन बल्दियाती हल्का बंदियों के बारे में आज बिलावल हाउस में इजलास होगा। एजाज सादिक की सरबराही में वफ्द आज कराची पहुंचेगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तेफाक नहीं, जबकि MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने की सूरत में राहें जुदा करने की धमकी भी दे दी है। रूठी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाने की तैयारियां। MQM के शिकवों की विफाक में सुनवाई होगी। बल्दियाती हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से आज बिलावल हाउस में अहम इजलास होगा। इजलास में वफाकी वज़ीर एजाज सादिक नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। MQM सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी इजलास का हिस्सा होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी काबीना अरकान के हमरा इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती हल्का बंदियों पर अपना नुक्ताए नज़र पेश करेगी। MQM हल्का बंदियों से मुतालिक कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद इजलास में अपना मौक़िफ़ रखेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का अपना मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन तक पहुँचा दिया है। सेवन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि सबको अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है और हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का अपना मौक़िफ़ है। अलबत्ता इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। अब इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेशत में मसाइल हैं और हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। हम सबको अपनी कमर कसना होगी। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म के पास तजर्बाकार टीम है। मेशत की बेहतरी में सूबों से जो मदद चाहिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। MQM की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में, और इस सिलसिले में जो MQM के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं, और जैसे इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। एक मीटिंग है आज जो प्रेसिडेंट जरदारी के पास एक मीटिंग है जिसमें मैं भी शरीक हूँगा। सारे सिर्फ अयाज सादिक साहब नहीं, जो भी कोalition पार्टनर्स हैं PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो वफाक में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है मेंबर्स जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब सदर जरदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। तो उसमें ज़रूर सबको हर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। पीपल्स पार्टी कराची के मुस्तकबिल के लिए हल्का बंदियों का वादा पूरा करे। गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी को अपना वादा याद दिला दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा गुज़िश्ता साल एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा था।
रोशनियों के शहर को मुजरिमान का शहर नहीं बनने देंगे। बहुत इख्तियार है मेरे पास, इख्तियारात का रोना बंद होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, कराची का तालीमी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, हमें मिलकर सब मसाइल का हल करना है। एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये 2023 पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम भी लाएगा, सियासी इस्तेकाम भी लाएगा, और सब अपनी अपनी जगह मुझे लगता है कि इंसान बनकर इस पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। देखिए, ये बात सच है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हल भी मौजूद है। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है, और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। जब आपको अल्लाह ताला किसी मनसब पर बिठाता है तो आपका इख्तियार से ज़्यादा किरदार इस बात पर होना चाहिए कि आपने जिस मनसब पर बैठकर ओथ लिया है उसके साथ इंसाफ कर सके। लोकल बॉडी एक्ट के हवाले से सदर मुमलिकत के इनकार पर हुकूमत ने फिर तैयारी पकड़ ली। हुकूमत ने लोकल बॉडी तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बिल मंजूर कराने के बाद सदर को भेजा जाएगा। सदर की जानिब से 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करने की सूरत में बिल मंजूर तस्वुर होगा। आइन के आर्टिकल 75 की शिक 2 और 3 के तहत तमाम अमल मुकम्मल होगा। सदर के दस्तखत ना करने की सूरत में बिल पार्लियामेंट एक्ट कहलाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनी जाएंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि हर एक ने अपना काम कानून के दायरे में तय करना है। हम इस मामले पर अभी गौर कर रहे हैं कि आईनी बॉडीज को हिदायत दे सकते हैं या नहीं। अदालत सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दे। डीजी साहब पहले आपके वकील को सुन लें, फिर आपको भी सुन लेंगे। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब असेंबली इजलास के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई। सूबाई असेंबली का इजलास 11 जनवरी 2023 के बजाय 9 जनवरी 2023 को दिन 2 बजे होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 9 जनवरी के इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब असेंबली में कत्ल तो नहीं हुआ, मगर कत्ल से कुछ कम भी नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर तंज। लाहौर में पंजाब असेंबली की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर कहा, 300 साल में एक वाकया ब्रिटिश हुकूमत में हुआ था, हमारे पास भी इससे कुछ कम नहीं हुआ। हमारा भगोड़ा डिप्टी स्पीकर ने पुलिस बुला ली थी। दाग बन गया था। एक तल्ख यादें हैं, उसका भी बयान करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से। कभी हाँ सिर्फ एक दफ़ा हुआ था कि एक मर्डर हुआ था वेस्ट मिनिस्टर में, ब्रिटिश असम्बली में, तो वो एक बदनुमा दाग बन गया था। हमारे यहाँ मर्डर तो नहीं हुआ, लेकिन कम नहीं हुआ। और सारी पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे ही जो भाग गया था, और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। कभी पुलिस अंदर आ ही नहीं सकती असम्बली के अंदर, और इस तरह आके हमलावर नहीं हो सकती। और उसकी आड़ में जो उनके प्राइवेट कोई वर्कर थे, कोई गुंडे टाइप थे, उन्होंने आके उद्यम मचाया। यहाँ ख़वातीन ज़ख्मी हुई, एक खातून तो बड़ी अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई, आसिया बीबी की। तो इस तरह बाकी भी कईयों के अभी तक जो है वो सर्जरियाँ हो रही हैं, और अब तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सब्तैन खान ने असेंबलियां तहलील ना करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबलियां तहलील करने की कोई बात की, ना ही हमारी ऐसी नीयत है। उन्होंने कहा, इमरान खान जब कहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे, असेंबलियां जरूर तोड़ेंगे। जो आईनी कानूनी पेचीदगियां हैं उनको हल करके ही तोड़ेंगे। हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारे MPs को कोई छुपाना चाहे तब भी नहीं छुपेंगे। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई MPs की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबलियाँ बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं
وہ सॉल्व करने के बाद टूटेंगी और अल्लाह के हुक्म से धूम धड़के से टूटेंगी। कहा जा रहा है ये है कि आपके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जब एतमाद का वोट लेंगे तो वो नहीं रहेंगे, क्या हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं MPs के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। PTI सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो तमाम इदारों को कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं 2023 के पहले हाफ में इमरान खान वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। टेस्ट केस है पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से, और अगर ये केस सही तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इस केस के आगाज से सबसे पहले आइन में दिए गए हकूक, कानून के हवाले से जो मराहत हैं, जो SOPs हैं, उन सब की धज्जियां उड़ाई गई। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं रखा गया, और एक तवील लिस्ट है जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, जिनसे उनको और उनके अहले खाना को गुजरना पड़ा। कई सवाल उठे जब एक ही केस के ऊपर मल्टीपल FIRs हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर, मगर मैं इस मौके पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अदलिया में भी उन जजेस का कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हक और सच्चाई के साथ रहे। वजीर इत्तलात सिंध का तर्जुमान PTI को कानूनी नोटिस भिजवाने का इंतजाम, बोले फवाद चौधरी झूठ मन घड़त बयानात का जवाब दें वरना माफी मांगे। शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब जाने का भी ऐलान कर दिया, कहा चैलेंज करता हूं, पाबंदी लगाएं, मैं पंजाब जाऊंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। चैलेंज देता हूं फवाद चौधरी साहब को और PTI को कि आप मुकदमा दर्ज कराएं पंजाब में, आप हिम्मत करें, FIR कटवाएं। जैसे ही आप FIR कटवाएंगे हम खुद पंजाब में वहां हाजिर होंगे, हम खुद वहां पे आपके मुकदमे के लिए जिस थाने में कटवाएंगे उस थाने में जाएंगे, और हम देखेंगे कि जी आप भले फिर हमें, अगर आप में इतनी माशाल्लाह जुर्रत है तो हमें गिरफ्तार भी कर दीजिएगा आप। ऑडियो लीक्स आपकी आ चुकी हैं, उस ऑडियो लीक में इमरान खान ने कहा था कि 5 मेंबरान मैंने खरीद लिए हैं, 5 जब ये नो कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो आप ये खरीदो फरोख्त आप करते रहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग आप करते रहते हैं, आप खुद मान चुके हैं अपने बयानों के जरिए कि आपके पास अक्सरियतें नहीं होती थी फिर भी सेनेट से बिल आपके मंजूर हो जाते थे। तमाम हुकूमतों ने माजी में IMF से मुआहदे किए, लेकिन PTI ने, इमरान हुकूमत ने मुल्क की तारीख का बदतरीन मुआहदा किया और जाते जाते उसकी भी खिलाफ वर्जी कर गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कप्तान के खिलाफ ट्वीट कर दिया, लिखा मुल्क की मईशत को तबाही की नहज पर लाने वाले इमरान खान आजकल माहिर मईशत बनकर लेक्चर दे रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा उनकी नाकाम और बदतरीन पॉलिसीज की वजह से ही मुल्क की मईशत को डिफॉल्ट का खतरा लाहक हुआ। इनके दौर में मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में होती तो 4 साल में 4 वजीर खजाना तब्दील न करते। अब इमरान खान रोज मईशत और IMF प्रोग्राम की अहमियत पर खिताब फरमाते हैं। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने फिर कप्तान को लफ्जी तोपों के निशाने पर रख लिया। कहते हैं तरक्की करते पाकिस्तान को किसने इस नहज पर पहुंचाया। उन्होंने कहा इमरान खान की ख्वाहिश है कि आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करके उन्हें इक़्तिदार में लाया जाए। PTI ने नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया। जब आप 2017 से मुआवजा करेंगे तो फिर वो किरदार बेनकाब होंगे जिनके ख्वाहिशात और जिनके इंतकाम की अंधी ख्वाहिश ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दिया। जो रोल कासम सूरी ने इमरान खान की ख्वाहिश पर आरफ अलवी ने इन्होंने अदा किया था, इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि इन्होंने आइन तोड़ा। आज भी इसको जो सहूलतकारी दी जा रही है वो किसी तौर पर भी आइन कानून से मुताबिकत नहीं रखती, और आज भी अगर इसके फैसलों को सुने बगैर
जो इस पे मुकदमात हैं उनको उनका फैसला आए बगैर इलेक्शन में चले जाएं तो 2018 की तरह 2023 में भी वही सहूलतकारी फिर होगी इसको। रहनुमा पीटीआई कहते हैं इत्तेहादी इलेक्शन से राह फरार तलाश कर रहे हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल आम इंतखाबात है। वो सियासी मैदान से में इमरान खान का तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पा सकते, जिसकी वजह से वो हीले बहानों से कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से फरार हासिल किया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज से 8 माह पहले भी जो फार्मूला दिया था कि फौरी तौर पे साफ शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद करवाया जाए, तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क के अंदर जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और अब जो एक मौसी अदम इस्तेहकाम बल्कि मौसी जो तबाही मचाई जा रही है, उससे बचने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए जो एक फ्रेश मैंडेट के लिए जो एक फार्मूला दिया गया था, वो आज भी जो है उससे जो लोग फरार हासिल कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनको जो है वही उसी ऑप्शन में आना पड़ेगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आजम सवाती की सुन ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट केस में सेनेटर आजम सवाती की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतनाज़े ट्वीट केस में आजम सवाती की सुनवाई हो गई। मुतनाज़े ट्वीट से मुतालिक केस में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद वक्त की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के वकील से सवाल किया कि चालान की क्या पोजीशन है। वकील ने अदालत को बताया कि 24 दिसंबर को चालान जमा हो चुका है, कल 3 जनवरी को समाअत है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि आजम सवाती ने जुर्म दोबारा किया, पहले भी एक केस जेरे समाअत है। FIA के वकील ने कहा है कि आजम सवाती ने ट्विटर अकाउंट सरेंडर नहीं किया। अदालत ने मुकालबे में FIA के वकील से कहा कि आपने पहले खुद ही फिजिकल रिमांड खत्म किया, क्या कोई टेम्परिंग का चांस है। FIA के वकील ने बताया कि आजम सवाती ने ट्वीट का इनकार नहीं किया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया और वक्फे के बाद सुनाया। आजम सवाती पर दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज किए गए। मुतनाज़े ट्वीट पर मुकदमा बना और 1 माह से जायद जेल में रखा गया। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं आजम सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। हुकूमत ने बदतरीन मिसाल कायम कर दी। उन्होंने मुल्क की मईशत पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा सनतें बंद हैं, महंगाई उरूज पे है, गरीब की चीखें निकल रही हैं। 9 महीने ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की इंतहा कर दी इन्होंने। इस PDM की जो मौजूदा इनकी हुकूमत है उसकी बदतरीन मिसाल जो है वो इन्होंने कायम की है। उनकी जो रिहाई का अमल है उसके अंदर किसी किस्म की भी मज़ीद ताख़ीर जो है वो नहीं होनी चाहिए। 8-9 महीने में जो इन्होंने महंगाई के अंदर इजाफा किया है वो इनकी अपने फिगर्स बता रहे हैं और इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि आम आदमी को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने उसके लिए मुश्किल हो गई है। अहम खबर देंगे आपको। जामशोरों में सियालकोट से कराची जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। कोटड़ी स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की बोगियां कंप्लेन टूटने से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जामशोरों से, जहां पर सियालकोट से कराची जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। कोटड़ी स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की बोगियां टूटने से 2 हिस्सों में तकसीम हो गईं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बूम बूम आफरीदी कौमी टीम में तब्दीली के हामी थे। चेयरमैन PCB ने इंकिशाफ कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि शाहिद आफरीदी टेस्ट क्रिकेट में तब्दीलियां चाहते थे।
बात करें मौसम की। कराची वालों होशियार बाग, सर्दी मजीद बढ़ने को तैयार। कल से शहर कायद में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में कल से शुमाल से तेज खुश्क और सर्द हवाएं मौसम को यख बस्ता करेंगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में रवां हफ्ते रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। उन्होंने कहा कि मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान से निकल चुका है। सर्दी की लहर ने मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में ले लिया है। बच्चों की मौजें खत्म। सिंध में मौसम सरमा की छुट्टियां पूरी हो गईं। बच्चे बस्ते संभाले स्कूल को पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी खुल गईं। गवादरपुर बिजनेस बहाल, तिजारती मराकज, पेट्रोल पंप्स और बैंक्स ने मामूल के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गवादर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकेली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें गवादर की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, फिशरीज और PHI हुकाम ने इजलास को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पोर्ट पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों से गंदम के ऑफ लोडिंग और तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। इजलास को बताया गया कि पोर्ट पर गैर कानूनी माहीगीरी रोकने और माहीगीरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। भारत में बेरोजगारी रिकॉर्ड हद तक बढ़ गई। मॉनिटरिंग सेंटर ने खतरे की घंटी बढ़ा दी। भारतीय इकोनॉमिक मॉनिटरिंग सेंटर के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की शरह दिसंबर में बढ़कर 8.3% तक जा पहुंची, जो कि 16 माह की बुलंदतरीन सतह है। भारत में बेरोजगारी की ये शरह गुज़िश्ता माह 8% थी। एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि दिसंबर में शहरी इलाकों में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 10% हो गई है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।